लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता इस समय संसद की कार्रवाई चल ही रही है। हमें अनुमान था कि वो फ्री हो जाएंगे, इसीलिए 4:30 बजे का समय रखा था। उन दोनों का टेलीफोन आया है कि वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई। तो मैंने कहा कि आपको और देर करवाना या इंतज़ार करवाना उचित नहीं था, हम अपनी बात शुरू कर लें। साथियों, आज 30 लाख से अधिक देश के पूर्व सैनिकों, देश के रणबांकुरों, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वालों, देश की तीनों सेनाओं में सेवा करने वाले हमारे सैनिकों के लिए आज एक पहाड़ उन पर टूटा है। एक त्रासदी का पहाड़ उनके सर पर आज टूट पड़ा है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की हमारे सैनिकों की मांग को जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट ने याचिका दायर की थी, आज उसे सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया और मोदी सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया। इस बारे में आज इस पत्रकार वार्ता में हम कुछ तथ्य आपके समक्ष रखेंगे। देश के पूर्व सैनिकों और तीनों सेना के जवानों और अधिकारियों को 1 रैंक 1 पेंशन ना देना सीधे सीधे देश के इन 30 लाख सैनिकों, पूर्व सैनिकों से विश्वासघात है, धोखा है। भाजपा और मोदी सरकार सैनिकों की वीरता और बलिदानी के नाम पर वोट तो बटोरती है, पर उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन दिए जाने का विरोध करती है। यही नहीं, अब तो 1 रैंक 1 पेंशन के इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार द्वारा यह दलील देकर खारिज करवाया गया कि यह नीतिगत निर्णय है, आर्थिक निर्णय है और नीतिगत निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार नहीं सैनिकों को, इसलिए निर्णय नहीं कर सकती। यह सैनिकों का अधिकार ही नहीं। अब इस बारे में कुछ तथ्य कृपया देख लें, क्योंकि मैं आज इस मन से बड़ी जिम्मेवारी से आपको यह कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी सरकार द्वारा सारे तथ्य नहीं रखे गए। व्यक्तिगत तौर से मेरा यह मानना है कि शायद यह जानबूझकर किया गया। साल 2004 से 2012 के बीच यूपीए कांग्रेस सरकार ने 3 बार एक्स सर्विसमैन की पेंशन बढ़ाई और 7,000 करोड़ का फायदा उन्हें दिया। 17 फरवरी 2014 को देश की संसद में बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार की ओर से, यूपीए की ओर से यह घोषणा की कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया जाएगा, कोश्यारी कमेटी के अनुरूप। 26 फरवरी 2014 को उस समय के रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी द्वारा तीनों सेनाओं के मुखिया और उनके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक की गई। उस बैठक की प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, वो ये, और इसमें साफ तौर से निर्णय लिया गया कि एक रैंक में काम कर एक जैसी सेवा से, एक समय बराबर की सेवा से रिटायर होने वाले सभी अधिकारियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। उनकी रिटायरमेंट की तारीख कोई अलग अलग चाहे क्यों ना हो, और बढ़ी हुई पेंशन का फैसला और निर्णय भी, लाभ भी सभी पूर्व सैनिकों को मिलेगा। यह स्पष्ट आदेश है और मैं ये पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो सरकार ने किया। द ऑनरेबल रक्षा, ए मीटिंग हैड बीन कन्वीन्ड बाय ऑनरेबल रक्षा मंत्री, द ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, the 3 vice chiefs and other service officers from service headquarters
FADA, CGDA, and the concerned joint secretaries are present. It was noted that one rank, one pension implies that uniform pension be paid to armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service, irrespective of their date of retirement, and any future enhancement in the rates of pension to be automatically passed on to the past pensioners. This implies bridging the gap between the rate of pension between the current pensioners and the past pensioners and future enhancements. Para 5 is important. He directed, it's a decision, he directed that CGDA may initiate necessary steps in consultation with the three services, MOD, Finance and Department of Ex-Servicemen Welfare, to give effect to this decision. It's not a policy. He said we've decided this. He also emphasized that family pensioners etc. be included. 24 अप्रैल 2014 को कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया, रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा, इस आदेश की प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, और हमने कहा, as decided in the meeting on OROP chaired by Honorable Raksha Mantri on 22 April 2014, a working group is constituted as follows to finalize the modalities of implementation of OROP. OROP is decided. Only modalities of implementation have to be decided based on the principles specified in the previous meeting on OROP held on 26 February 2014. यानी 26 फरवरी को जो निर्णय किया है उसे लागू करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया। और यह तीसरा कागज जो शायद सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं पाई, इन दोनों को भी और तीसरे को भी, यह वो कागज है जिससे OROP कैसे लागू होगी, और ये तीनों सेना के प्रमुखों को भेज दिया गया। और इसमें बाकायदा जो 26 फरवरी की मीटिंग है उसका खुलासा है। उसके बाद ये लिखा है, द अबव डेफिनेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अब उन्होंने कोर्ट में कहा कि ऐसा कभी निर्णय ही नहीं हुआ था और कोर्ट ने उस आधार पर निर्णय कर दिया। द अबव डेफिनेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ OROP, therefore uniform rate of pension including family and invalid pension will be paid। और उसके बाद आगे कहते हैं, द OROP will be implemented in the following manner। ये आप पढ़ लेंगे, ये इसके अगले पन्ने पे लिखा है बाकायदा कैसे ये लागू होगी और कितना पैसा इस्तेमाल में आएगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स भी इस चिट्ठी में। साथियों, उसके बाद यूपीए की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार चली गई। 23 अक्टूबर 2014 को दिवाली वाले दिन सियाचिन ग्लेशियर पर और 10 जुलाई 2014 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि हां, हम OROP लागू करेंगे। पर 7 नवंबर 2015 को एक नया आदेश मोदी जी ले आए और उसमें उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को 1 रैंक 5 पेंशन बना दिया, OROP को खत्म कर दिया। और दूसरा यह कह दिया कि प्री मैच्योर रिटायरी जो हैं उनको OROP नहीं मिलेगा। ज्ञात रहे कि 46% सैनिक प्री मैच्योर रिटायर हो जाते हैं। मैं अब अगर कोश्यारी कमेटी को, जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोट करूं तो उन्होंने कहा कि केवल थल सेना में, आर्मी में 13 लाख में से 1000 लोग ही, ओनली 1000 आउट ऑफ 13 लाख, वो 60 साल की रिटायरमेंट एज तक पहुंचते हैं। अधिकतर जवान जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी 80% 40 साल की आयु तक रिटायर हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। 10% 46 साल तक हो जाते हैं। तो बाकियों के लिए रह गया। हमारी जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट है, उन्होंने याचिका दायर की, इन्होंने विरोध किया और कहा कि यह आर्थिक और नीतिगत निर्णय है, यह नहीं दिया जा सकता। हमारे आज 30 लाख पूर्व सैनिकों और वायुसेना, नौसेना और थल सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी,
इन सब के सैनिकों और अधिकारियों की ओर से 7 सवाल मोदी जी और भाजपा सरकार से हैं। क्या 30 लाख पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन से जानबूझकर वंचित करना देश की सेनाओं से विश्वासघात नहीं? नंबर 2, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी का विरोध किया? नंबर 3, क्या कारण है कि मोदी सरकार ओआरओपी पर कांग्रेस यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 और 24 अप्रैल 2014 के आदेश को लागू करने से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इनकार कर रही है? नंबर 4, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी के कोश्यारी कमेटी के अनुरूप ओआरओपी लागू करने की 17 फरवरी 2014 के संसद के पटल पर किए गए वादे को यह कहकर सुप्रीम कोर्ट में ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय ही नहीं है? साथियों, ये आपकी सरकार कह रही है कि बजट स्पीच जो है वो सरकार का निर्णय नहीं होता। 5वां, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी द्वारा 26 फरवरी 2014 को की लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहकर ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय नहीं है? 6ठा सवाल, क्या कारण है कि यूपीए कांग्रेस सरकार द्वारा ओआरओपी सभी हमारे पूर्व सैनिकों को देने के निर्णय को बावजूद मोदी सरकार ने इसे बदल दिया और इसे लागू करने से इनकार कर रही है? और 7वां और आखिरी सवाल कि क्या 5 राज्यों में छाती ठोककर ओआरओपी लागू करने के निर्णय के बदले वोट बटोरना महज एक चुनावी जुमला था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, देश के 30 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और देश की तीनों सेनाओं में काम कर रहे सैनिकों और अधिकारियों की ओर से हम अनुरोध करते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन को कांग्रेस यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 और 24 अप्रैल 2014 के अनुरूप कृपया करके लागू करें। यह हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है। प्रजातंत्र में चुनावी जीत, आप 4 राज्यों में जीते हैं, हम हारे हैं। प्रजातंत्र में चुनावी जीत वादे करने के लिए होती है, ना कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों को छलने के लिए। उम्मीद है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के एक पैरा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इन द प्रेजेंट केस discussion took place within the government and even as of 26 February 2014 the meeting chaired by the Minister of Defence set out broad parameters of the decision while leaving it to the CGDA to ensure necessary steps in consultation with the 3 services to give effect to the decision. The meeting envisaged that family pensioners etc. all this is clearly suggestive of the fact that in the evolving decisions which were taking place, a formulation of the precise modalities were finally accepted on 7th November. अब साहब, इससे स्पष्ट निर्णय तो कोई हो ही नहीं सकता। शायद अदालत को यह पत्र कभी दिखाया ही नहीं गया। जब साफ निर्णय किए गए और साफ निर्णय करके ओआरओपी कैसे लागू होगा, उसकी क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, किस किस को कैसे मिलेगा, इस पर 1 नहीं 2 नहीं, बाकायदा उन्होंने A to N, the OROP will be implemented in the following manner, it says, and A to N, then it says इस तरह से ये लागू होगी और ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है। तो ये देश के सैनिकों से विश्वासघात है और मोदी सरकार को देश के 30 लाख सैनिकों से जो वादे उत्तराखंड में किए, उत्तर प्रदेश में किए, गोवा, मणिपुर, पंजाब में किए, उन्हें लागू करना चाहिए, बजाय उनसे छल, धोखा और विश्वासघात करने के। ये हमारा अनुरोध भी है और ये देश के सैनिकों की आवाज भी है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आप एक एक करके पहले इस विषय पर और फिर किसी और विषय पर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। We'll first start with OROP
and then we'll go elsewhere. As you say, we are sending you all these documents. अब ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, तथ्य आपके सामने है, मैंने तो कागजात रिलीज किए हैं आपको। ये वो कागजात हैं जो 7 सितंबर 2015 को तत्कालीन रक्षा मंत्री 5 सितंबर 2015 को तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी द्वारा सार्वजनिक किए गए थे। 7 अगस्त 2015 को निर्णय आया है मोदी सरकार का। 5 सितंबर 2015 को रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी ने एक बाकायदा कागज जारी किए थे। क्योंकि लोग भूल ना जाएं, इसलिए मैं इन्हें दोबारा जारी कर रहा हूं। तो यह साफ है कि ओआरओपी कांग्रेस ने इंप्लीमेंट कर दिया था, पर इंप्लीमेंट करने के बाद भी उसे वापस लेकर नया निर्णय कर आधे से ज्यादा सैनिकों को पेंशन से 1 रैंक 1 पेंशन से महरूम करना और बाकी सबको 1 रैंक 5 पेंशन बनाना, यह सरासर गलत है, धोखा है, विश्वासघात है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उचित नहीं, क्योंकि यह तथ्यों पर आधारित नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कहीं ना कहीं 30 लाख से अधिक सैनिकों और तीनों सेनाओं के हितों पर कुठाराघात है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय की दलील देकर और आर्थिक बोझ सरकार पर ना पड़े ये दलील देकर, और अदालत निर्णय ही नहीं कर सकती इसका, ये दलील देकर उसके बाद ये निर्णय आया है। क्या कारण है कि देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जो सैनिकों की वीरता और बलिदान पर वोट बटोरते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो वीरता और बलिदान की दुहाई देती है, हर रोज हमारे शहीद सैनिकों की फोटो लगाकर वोट मांगते हैं, जब उन्हें रिलीफ देने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर कहती है कि 1 रैंक पेंशन का अधिकार ही नहीं है। दिस इज ए पॉलिसी मैटर, दिस यू कैन नॉट डिसाइड इट, दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट इज बीइंग गिवन, और पूरे तथ्य भी नहीं है। The sacrifice of our soldiers is sacrosanct for all 140 crore Indians. But it is the bitter truth that Modi ji and Bharatiya Janata Party have been trying to make political capital out of the sacrifice of soldiers of this country belonging to the 3 armed forces. Why is it that when it comes to taking credit for their sacrifice and consequently collecting votes, Modi government is in the forefront? But when it comes to giving relief and 1 rank 1 pension to our soldiers and ex-servicemen, Modi government causes obstruction in their way by telling the Supreme Court it is not the right. 1 rank 1 pension, they say, according to BJP, is not the right of our ex-servicemen. They say it's a policy matter that will have financial implication, and that's why court should not direct. जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज देश का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित किया, जिसमें बहुत बड़े धनवान धनाढ्य व्यक्ति, उनके साथ फेसबुक जैसे, मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जियो जैसे सोशल मीडिया और टेलीफोन कंपनियां और भारतीय जनता पार्टी मिलकर प्रजातंत्र और चुनाव को प्रभावित करने का कुप्रयास कर रही हैं। 2-3 तथ्य बिल्कुल सामने हैं। पहला तथ्य, फरवरी 19 से नवंबर 2020 के बीच
फेसबुक पर 5,76,000 इश्तेहार दिए गए। उनमें से केवल आधे इश्तेहार ही भाजपा ने खुद दिए, बाकी आधे इश्तेहार कुछ कंपनियों द्वारा दिए गए, जिनमें एक न्यू जे है। न्यू जे जियो की कंपनी है। जियो जिस तरह से आगे बढ़ा है हमें मालूम है। और इस न्यू जे नाम की कंपनी एक फेसबुक पेज चलाती है जिसे लोग न्यूज पोर्टल मानते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भतीजे की कंपनी है और फंडेड है जियो से। पर यह कंपनी नुकसान में है, कोई आज तक पैसा कमाया नहीं। पर इसके सारे इश्तेहार राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार और भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने पर सारा इश्तेहार लग रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से यह भाजपा की ओर से काम हो रहा है। पर पैसा कौन दे रहा है? पैसा इस न्यू जे में जियो कंपनी का लगा है। इसी प्रकार से जुपिटर कैपिटल नाम के कंपनी के पेजेस हैं। भाजपा के मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर जी, ये उनकी कंपनी है। और न जाने और कितने लोग हैं, और वो न्यूज चैनल के मालिक भी हैं, और न जाने और कितने और लोग हैं। तो क्या अब बड़े बड़े धनवान लोग, इस देश में अरबों खरबों रुपया रखने वाले लोग, सरकार के साथ मिलकर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी बहुत पकड़ है या पहुंच है, मैं कहूं पहुंच है वो सही शब्द होगा, उनका दुरुपयोग कर विपक्षी दल कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश करेंगे और सरकार का मिथ्या प्रचार करेंगे। और वो पैसा कंपनियों के फंड से आएगा जो बीजेपी के प्रचार में इस्तेमाल होगा। आपको मालूम है कि हमारे देश में थर्ड पार्टी या प्रॉक्सी एडवर्टाइजमेंट कानूनी अपराध है चुनाव में। क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा कि उनका कैसे बेवकूफ बनाया गया? क्या यह इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं है? क्या चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या देश की सुप्रीम कोर्ट को भी सुओमोटो इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जब प्रजातंत्र पर हमला बोला जाएगा तो संविधान और प्रजातंत्र दोनों खतरे में हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म विज्ञापन के लिए कांग्रेस पार्टी से तो 53,776 रुपये लेता है और बीजेपी से 41,844 रुपये लेता है। क्यों भैया? एक ही चीज के दो रेट कैसे हो सकते हैं? जो सरकार में होगा क्योंकि उनसे फायदा लेना है, उनके लिए अलग रेट, और विपक्षी दलों के लिए अलग रेट। यह सीधे सीधे लेवल प्लेइंग फील्ड का उल्लंघन है। और फेसबुक ने जब उनकी अमेरिका में जांच हुई तो उन्होंने कहा कि वो जब तक सोर्स नहीं पता चलेगा या थर्ड पार्टी प्रॉक्सी एडवर्टाइजमेंट परमिट नहीं करेंगे। उसका हवाला देकर कांग्रेस समर्थित तो 687 पेजेस को बंद कर दिया, पर बीजेपी के कितने पेज बंद किए? एक। 687 बनाम एक। यह दर्शाता है कि देश के जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो अलग अलग तरीकों से संविधान और प्रजातंत्र दोनों के खात्मे में लगे हैं। देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों को इनका अपनी मर्जी से संज्ञान लेकर आपराधिक और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है। आदरणीय साथी, वैसे तो मैंने कल इस बारे में तफसील से बताया था, पर मैं फिर दोहरा देता हूं, और शायद आपने देखा होगा क्योंकि हमने आपको भेजा भी था। क्या देश के प्रधानमंत्री
महात्मा गांधी बापू के आदर्शों को और कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई बहन हैं उनके दर्द को अब केवल फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं। बस बापू के आदर्श अगर रिचर्ड एटनबरो दिखा दे तो मोदी जी को पहली बार महात्मा गांधी के बारे में, हमें तो यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोदी जी को पहली बार महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म देखकर पता चला, जबकि पूरी दुनिया, वो मार्टिन लूथर किंग हो जो ऐश्वेतों के खिलाफ भेदभाव और नस्लवादी नीतियों का विरोध कर रहे थे दशकों से, उनके नेता त्रेता नायक महात्मा गांधी थे। वो नेल्सन मंडेला हो जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ एक पूरा आंदोलन चलाया दक्षिण अफ्रीका में, उनके नेता त्रेता नायक महात्मा गांधी थे। और पिछले लगभग 70 से 80 साल में जहां जहां शांति प्रिय विरोध सरकारों का पूरी दुनिया में हुआ, पहला नाम उस सारी मूवमेंट्स के आगे महात्मा गांधी थे। पर दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री को रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद महात्मा गांधी का ज्ञान हुआ। यह दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की सोच के बारे में, और लगता है कि मोदी जी को कश्मीरी पंडित भाई बहनों के बारे में भी किसी फिल्म से ज्ञान हुआ। पर सत्ता में तो जनाब 8 साल से आप हैं, सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। पर इसमें उनका कसूर नहीं है। यहां मेजर साहब बैठे हमारे बुजुर्ग हैं, जिनका पितृ संगठन, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं, उनका पितृ संगठन 1925 से लेकर 1947 तक अंग्रेज के साथ रहा और देश के स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ रहा, जिनके पितृ संगठन ने 1947 के 40 साल तक, 35 से 40 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा अपने यहां लगाना सही नहीं समझा, उस पितृ संगठन से निकले प्रधानमंत्री जी को के बारे में, उनकी सोच और समझ के बारे में यही उम्मीद की जा सकती है। साथियों, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का सबसे बड़ा पलायन कश्मीर से कब हुआ? वो 1990 की शुरुआत में हुआ। उस समय किसकी सरकार थी देश में? वीपी सिंह जी की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों के समर्थन से चलती थी। कांग्रेस की सरकार नहीं थी। लगभग 1,40,000 से अधिक हमारे कश्मीरी पंडितों, सिख भाइयों ने पलायन किया। भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन नहीं वापस लिया, उल्टा भाजपा के एक नेता सीएम को हटाकर स्वर्गीय जगमोहन जी वहां के गवर्नर थे, और उन गवर्नर महोदय ने, जो भाजपा के नेता बाद में भी थे और पहले भी थे और उनके केंद्रीय मंत्री भी थे, उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित भाई बहनों को आप जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया। ना जगमोहन जी को कहा कि आप कश्मीरी पंडित भाई बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस्तीफा दीजिए, घर आ जाइए। उल्टा लाल कृष्ण एडवाणी जी एक बंटवारे वाली यात्रा चलाते रहे, रथ यात्रा। कश्मीरी पंडित उजड़ उजड़ कर जाते रहे, सिख भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, हिंदू भाई उजड़ उजड़ कर जाते रहे, उग्रवादी उन्हें डराते रहे, उन पर हमले करते रहे, उनको मारते रहे। वीपी सिंह की सरकार मूक दर्शक बनी रही, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती रही, जगमोहन जी वहां गवर्नर बने रहे, और रथ यात्रा के संचालक मोदी जी एडवाणी जी के साथ रथ यात्रा निकालते रहे। उस रथ यात्रा का इवेंट मैनेजर और संचालक भी माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। केवल एक व्यक्ति और एक दल उठा जिसने हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के पलायन का, उन पर आतंक फैलाने का, उनके कत्लो गैरत का, उनके कत्ल का विरोध किया।
वो उस समय विपक्ष के नेता थे, उनका नाम था स्वर्गीय राजीव गांधी। उन्होंने संसद का विरोध किया, घेराव किया। उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने, राजीव गांधी जी ने संसद को घेरा और सरकार को कहा जागिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित, क्योंकि राजीव गांधी जी का परिवार भी कश्मीरी पंडित परिवार है, वो वहीं से निकले हैं। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने संसद का घेराव किया, पर इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया। यह उसकी त्रासदी की सच्चाई है। और 8 साल में मोदी सरकार ने क्या किया? तुलनात्मक आंकड़े वाजिब नहीं। मैं नहीं मानता कि हमारे भाई बहन जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए कोई तुलनात्मक आंकड़े देने चाहिए, पर सच्चाई बताना जरूरी है। यूपीए सरकार स्कीम लेकर आई, पीएम पैकेज लेकर आई, 3000 से अधिक परिवारों को सरकारी नौकरियां दी, 5911 घर बनाकर कश्मीरी पंडित भाई बहनों को दिए। और यूपीए के 10 साल में आतंकवाद से हमने लोहा लिया। 2004 में जब आए तो याद करिए क्या हालत थी कश्मीर की, जल रहा था। 10 साल में 4241 आतंकवादी मारे गए। और 8 साल अब हो गए हैं बीजेपी को भी। उन्होंने क्या किया? इन्होंने 8 साल में केवल 520 परिवारों को ही नौकरियां दी, कश्मीरी पंडित परिवारों को केवल 1000 घर ही दिए। और 8 साल में केवल 1419 आतंकवादी मारे गए हैं। तो दोस्तों, फिल्म देख दिखाकर नफरत और बंटवारे से और नफरत की खेती से जिंदगियां नहीं चलेंगी। मोदी जी ये बताएं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का पुनर्वास कब तक कर देंगे? आज एक तारीख दे दें, हम उनकी तारीफ करेंगे। या ये कहें कि अगले 6 महीने में इतने हजार, उसके 6 महीने में इतने हजार, उसके 6 महीने में इतने हजार। दोनों जगह आपकी सरकार है। और इससे पहले भी आप ही की सरकार थी जो महबूबा मुफ्ती जी के साथ आपने बनाई थी। आपने कितने कश्मीरी पंडित भाई बहनों का पुनर्वास किया? कितने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को नौकरी दी? कितने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को मुआवजा दिया? कितने लोग दोबारा जाकर बसाए? हिंदुस्तान में फिल्म नहीं है, चलचित्र नहीं है। हिंदुस्तान वास्तविकता है और उस वास्तविकता का सामना करना चाहिए। हिंदुस्तान फिल्मों से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान सरकार के शासन और नीति से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कर लेते हैं, आइए। थैंक यू।